ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਤ ਸੰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਮਾਇਨਾਸ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਤਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ। और जेकर मैं अनिल शर्मा जी का नाम भी ना बोला तो सिर्फ गदर फिल्म का जिक्र करा जां श्रद्धांजलि का जिक्र करा जां उस तो अलावा धर्मिंदर जी होरां दी हकूमत ऐलाने जंग तहलका फरिश्ते जां होर अनेकां फिल्मां दा जिक्र करा तो वह अपने आप दे विच मुकम्मल एक इंस्टीट्यूट ने एक संस्था ने जिहड़े कि फिल्म डायरैक्टर लेखक प्रोड्यूसर जेकर मैं एक गल कहां कि शब्दां ਦਾ ਜਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं आज अनिल शर्मा जी ਨੂੰ स्टूडियो च आने ते वेलकम कहना। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आया हूँ जी यहाँ न्यूयॉर्क विच और आप सब लोगों से न्यू जर्सी में आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी इनके माध्यम से। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू अनिल जी। मैं ये जरूर चाहांगा कि तुहाडे नाल एक जिक्र जिहड़ा है वो साझा किया जाए कि हर एक बंदे की जिंदगी की शुरुआत कुछ ना कुछ मुश्किल तो जरूर होंदी है। तो मैं ये गल कहांगा कि आगाज़ तुहाडा इस फिल्म इंडस्ट्री च किवें होया? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले की जब मेहर होती है, वाहिगुरू दा जब आशीर्वाद होंदा है तो आगाज़ हो ही जाता है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और मेरे ग्रैंडफादर पंडित डालचंद जोशी जी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। मैं छोटा था 5-6 साल का, तो बहुत सारे फिल्म वाले उनके पास आया करते थे और बहुत सारी भीड़ लग जाया करती थी जब वो फिल्म वाले आया करते थे। तो मैं हमेशा सोचता था कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनके इर्द गिर्द इतनी रश इतनी भीड़ हो जाती है। तो बस वहाँ से किसी ने बताया कि ये फिल्म वाले लोग होते हैं। उनका फिल्म होती क्या है जी, और फिर बस वो फिल्म का पता लगा। एक जादू का पिटारा होता है, एक अंधेरा होता है जिसमें कुछ जादू जैसी चलचित्र और फिल्में चलती रहती हैं। वो अवसर मिला देखने का और इत्तेफाक की बात है जीवन में कि मैं मेरठ एक बार मथुरा से गए थे किसी शादी में और वहाँ मैं मचल गया। 5-6 साल का था कि मुझे एक बगल में सिनेमा हॉल था जहाँ शादी का जन्माशा हुआ करता था। तो मैं उसमें गया अपने ग्रैंडफादर के साथ। तो वहाँ एक औरत भागती हुई जा रही है, एक आदमी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और एक गाना चल रहा है और मुझे बहुत डर भी हुआ, घबराहट भी हुई और अच्छा भी बहुत लगा, बहुत एंग्रोस्ड हो गया मैं। और वो कोई फिल्म थी गंगा की लहरें और वो धर्म जी की फिल्म थी। तब मैं जानता नहीं था वो धर्म जी की फिल्म थी। और देखिए ज़िंदगी में जिस इंसान के करीब मैंने इतनी फिल्में बनाई, कुदरत ने पहली फिल्म भी अगर मुझे किसी की दिखाई तो उन्हीं की थी। क्या बात है। ये देखो कितनी अजीब सा इत्तेफाक है। तो बस वहाँ से मेरा सिनेमा का प्रेम बढ़ता चला गया। देन माय फैमिली शिफ्टेड टू मुंबई, माय फादर केम टू मुंबई एंड मुंबई आया, दादर स्टेशन पे उतरा तो इतने सारे होर्डिंग देखे दादर से लेके जब मैं खार अपने घर तक पहुंचा तो मुझे लगा फिल्मी दुनिया में मैं आ गया और शायद यही मेरी जगह है, यही दुनिया मुझे पुकार रही है। आई वाज जस्ट 15-16 एट द टाइम जब मैं वहाँ आया। इतने सारे सिनेमा हॉल थे मुंबई में, 100 सिनेमा हॉल, मथुरा में तो 3-4 सिनेमा हॉल थे। अब मुझे हर सिनेमा हॉल में एक फ़िल्म देखनी थी। वो पुरानी फिल्में मॉर्निंग शोज़ में देखता गया। एक ऐसा दौर आया जब महीने में मैं 15-15, 20-20 फिल्में देखता था। टेलीविज़न तो होता नहीं था। तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय फिल्म्स। बस वहाँ से ही लिखना शुरू हुआ, चीज़ें शुरू हुई एंड देन माय फादर बी.आर. चोपड़ा साहब को जानते थे कि उनका भी एस्ट्रोलॉजी का काम रहा, काफ़ी फिल्म वाले आते रहे हमेशा। तो चोपड़ा साहब को पापा जानते थे तो मैं उनका साथ असिस्टेंट बनना चाहता था। तो बस एक दफ़े उनको पापा ने बोला कि मैंने बोला मैं उनको कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो चोपड़ा साहब ने कहा भाई शर्मा जी का बेटा है, चलो 15 मिनट दे देते हैं। उस वक्त मैं पढ़ रहा था BSc में। तो मैंने उनको कहानी सुनाई। 3-4 घंटे तक उन्होंने मेरी कहानी सुनी, बहुत हंसे बहुत। तो मैंने कहा सर कहानी वानी तो बहाना है, मुझे तो आपका असिस्टेंट बनना है ना। व्हेन आई वाज स्टडिंग इन BSc उन्होंने मुझे असिस्टेंट रख लिया अपना और 2.5-3 बरस में मैंने उनके साथ 2-3 फिल्में कर डाली और बस एज ए असिस्टेंट। और बस वहाँ से कुछ ईश्वर ने हाथ पकड़ा, ईश्वर की कृपा हुई और
पहली फिल्म बनाने का अवसर मिल गया, श्रद्धांजलि, और चीज़ें घट गई। क्या बात है। और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਲ ਫਿल्मां बनाइयां ਹੁਣ तक ਤੁਸੀਂ टोटल? मैंने अभी तक करीब 15, 16, 16 फिल्म्स में बना चुका हूँ, श्रद्धांजलि से लेके वीर तक। एंड जिसमें धर्म जी के साथ मैंने 4-5 फिल्में बनाई, सनी के साथ 3 फिल्में बनाई, बच्चन साहब के साथ भी एक फिल्म बनाई। तो टचवुड मैं यही कहूँगा कि भाई आई एम वेरी ब्लेस्ड बाय द गॉड एंड विद मेरे एल्डर्स और पिता माता और ग्रैंडफादर की बड़ी आशीर्वाद रहा है मेरे को, दोस्तों का बड़ा प्यार रहा है कि बस मैं फिल्म बनाता गया और फिल्में लोग प्यार से अपने गले से लगाते रहे, उन्हें सफल बनाते रहे। जी अनिल जी, एक ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? देखो, नवा तो हर साल हो रहा है। मैं जब पहली फिल्म बनाई थी श्रद्धांजलि, तो मुझे लगा था मैं बहुत नवा कर रहा हूँ, बहुत नया हो रहा है, क्योंकि वो मैं एक 22 साल का एक लड़का था, एक नई फिल्मी एक यंग बॉय की एक नई फिल्मी सफ़र था, तो लगा था कुछ हम नया करने जा रहे हैं। फिल्म इज़ लाइक अ क्लास, जैसे स्टूडेंट के लिए क्लास होती है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिर वो चौथी में पहुंचता है, पाँचवीं में पहुंचता है, छठवीं में, 10th में, 11th में अंडर ग्रेजुएट करता है, फिर फाइनल BSc करता है, फिर BA करता है, BCom करता है, मास्टर करता है, डॉक्टरेट करता है। तो ऐसे ही फिल्मों का है कि आप एक फिल्म बना लेते हैं, वो एक पर्टिकुलर आप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं, देन सेकंड फिल्म में आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो होता क्या है कि हर बार आपकी नई क्लास है, तो हर बार कुछ नया है। और ऐसे ही द वे सोसाइटी चेंजेस, फिल्म चेंज होती है, क्योंकि किरदार चेंज होते हैं, एटीट्यूड चेंज होते हैं, वैल्यूज़ वही होती है, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। जी 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 अनिल जी, मैं एक गल होर पूछना चाहांगा, धर्म जी होरां दे पंजाबी सुभाव बारे की कहना चाहोगे? और धर्म जी के बारे में मैं की कहाँ, धर्म जी तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मेरे तो उनके साथ ऐसे 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 मोमेंट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतने कमाल के वो, उन्होंने हमेशा बहुत हेल्पफुल आदमी रहे हैं, हमेशा उन्होंने हेल्प की है, हमेशा ही जो ईमानदार है, जो ऑनेस्ट है, उसके संग वो हमेशा खड़े रहे हैं। जी, और जी। दिल के तो बहुत बड़े हैं। धर्म जी हमेशा 3 से 4 शिफ्टें किया करते थे, और एक शिफ्ट रात को 10 बजे के बाद वो किया करते थे लोगों की, जो उन लोगों की किया करते थे जो उनको पैसे नहीं देते थे, जिनके लिए उनको सिर्फ इसलिए काम करना पड़ता था कि यार इनका घर परिवार चल जाए, पूरे जीवन वो ये करते रहे। क्या बात है अनिल जी, ये कुछ गल्लां बड़ियां खास ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ नहीं भूल सकते, नेवर फॉरगेट? धर्म जी के साथ तो मेरे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं, जो कि उन्होंने, मैंने जब धर्म जी को पहली बार देखा, वो मोमेंट मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा मोमेंट है, इतना बड़ी घटना है। जब मुझे याद है आज भी, मैं RK स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी, और मैं असिस्टेंट था जी, और धर्म जी उस दिन आने वाले थे। धर्म जी आए, धर्म जी की एक वैन आई, और पूरे स्टूडियो, मैं ऊपर मेकअप रूम में था, इनके कपड़े वपड़े सेट कर रहा था, और आई वॉज जस्ट अ बॉय एट द टाइम, और मेरे को बहुत क्रेज़ था धर्म जी से मिलने को। तो स्टूडियो में जैसे सरसराहट हो गई, जैसे बात हवाएं कैसे उड़ती हैं कि धर्मजी आ गए, धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया, ऊपर तक जैसे ये न्यूज़ पहुंच गई। मैं भागता 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 नीचे आया, देखा कि 300-400 लोग धर्म जी के वैन के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, सारे जूनियर आर्टिस्ट, सारा स्टाफ, और टोटल सन्नाटा है। और चोपड़ा साहब ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं, धर्म जी की वैन खुलती है, और मुझे एक बहुत हैंडसम आदमी दिखता है जिसका नाम धर्मेंद्र है, और वो रजिया सुल्तान की शूटिंग करके आए थे, और बोलते हैं यार थोड़ा टायर्ड हूँ, कल से शूटिंग करेंगे। चोपड़ा साहब बोले कोई गल नहीं, आज दूसरा काम है, हम कर लेंगे। फिर वो जोक मारते रहे, 1 घंटे तक हंसी मजाक चलता रहा। धर्म जी को जोक करने का बहुत है, और हम दूर से देखते रहे, और मैं सोचता रहा कि धर्म जी से कैसे मैं मिलूँ, धर्म जी से कैसे मैं मिलूँ। तो
तो चोपड़ा साहब ने कुछ उनको बोला होगा कि आज कैंसिल, कल करेंगे। जो धर्म जी ने जैसा बोला, वैन बंद हुई, वैन चलने लगी तेज़ी से वैन चलने लगी। और मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो मैं मिल ही नहीं सका। ऐसा लगा जैसे कि इतना बड़ा स्टार जिसका मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ वो आए। और मैंने एक कॉल शीट पर फटफट दूसरे दिन का प्रोग्राम लिखा, भागा उनके पास, मैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप। उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो गाड़ी रोकी, बोले की है, जस्ट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, अंग्रेजी में बोला। मैंने वो देखा एक छोटा सा लड़का है, 18-19 साल का, जो उनके सामने खड़ा हुआ। मैंने कहा नो सर, दिस इज़ कॉल शीट। बोले ओ की आंदी है। उन दिनों कॉल शीट का कोई चलन होता नहीं था, बने फिर से वो चले शुरू। जी कल का प्रोग्राम है, कल का प्रोग्राम है सर, कल का प्रोग्राम। और हम बहुत इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहे थे उनसे, बहुत जेंटलमैन की तरह से। एक होता है ना बहुत बड़े स्टार से आप कैसे सलीके से। ओ कल दा प्रोग्राम बता दिया चोपड़ा साहब ने, ये की है कॉल सीट मार, ऐसे करके उन्होंने कहा। वो मालूम है मेरे को कल का कितने बजे का टाइम है। तो मैं एकदम ऐसे ही देखता रहा तो उसको उनको लगा कि जैसे मुझे कुछ ये एटीट्यूड उनका, वो थके हुए थे बेचारे, उनको लगा यार ये काम मुझे डिस्टर्ब करने आ गया। उनको तो रोज तो ऐसे देखने लगे। मैंने कहा नहीं बात क्या थी सर, मैं आपका फ़ैन हूँ, असिस्टेंट हूँ चोपड़ा साहब का, और मुझे आपको मिलना था, देखना था, इसलिए मैंने ये किया। ये बहाना चाहिए था। हाँ बहाना चाहिए। तो मेरे को ऐसे देखे और हंस गए, ऐसे हंसे देख के मेरे को देख, क्या नाम है तेरा? मैंने कहा अनिल शर्मा। बोले अच्छा तो पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ सर पढ़ता हूँ, और ये असिस्टेंट। अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, ऐसे मुझे किया। गुड डू इट, वेरी गुड। क्या बात है। दोस्तों अनिल जी होਰਾਂ ਨਾਲ इस तरह ਦੀਆਂ खूबसूरत ਗੱਲਾਂ कुछ पल होर इसे तरह ਸਾਡੀਆਂ जारी ਰਹਿਣਗੀਆਂ। प्रोग्राम इसे रफ्तार ਦੇ ਵਿੱਚ जारी रहेगा। मिलते एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक तो बाद। तो मुड़ हाज़र होए हैं तुहाडी कचहरी दे विच प्रोग्राम वाद संवाद लैके। जिंदगी दी बहुत ही खूबसूरत रुमकदी पाउण वर्गियां गल्लां अनिल शर्मा जी होਰਾਂ नाल ਉਹ यादगारी पल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ सिलसिला इसे तरह जारी रहेगा। अनिल जी कुछ एक सवालात ਜਿਹੜੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखिए समटाइम क्या होता है कि एक चलन जैसा ट्रेंड हर चीज़ में होता है जी। एक फैशन का ट्रेंड चलता है तो सारा उसी तरह से फैशन का ट्रेंड, सब उन्हीं तरह के कपड़ों का, एक लेनिन के कपड़ों का आजकल रिवाज चल गया तो सब लेनिन के ही कोट पहन रहे हैं। राइट। तो ऐसा फिल्मों में भी होता है। आजकल एक्शन फिल्मों का फिर से एकदम रंगत आ गई है और लोग देख रहे हैं, तो फिर से एक्शन फिल्मों का ज़माना आ गया। बीच में सिर्फ रोमांटिक फिल्में चलती थी, एक्शन कोई देखता ही नहीं था। तो ऐसे मूड और माहौल पब्लिक का बनता रहता है, बढ़ता रहता है। होता क्या है कि भाई सिनेमा हम किस लिए बनाते हैं? पब्लिक के लिए बनाते हैं। पब्लिक का एक माइंड सेट होता है। अब आजकल इंडिया में लोग करप्शन के तहत बहुत ज़्यादा आदमी सप्रेस है, महंगाई, करप्शन, मिलावट, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रिवोल्ट और रेवोल्यूशन की भावना आ रही है। तो जब रिवोल्ट और रेवोल्यूशन की भावना आती है तो कहीं एंगर उनका निकलना चाहिए। एंगर निकलने के लिए तो वो एक्शन फिल्म में उनका एंगर निकाल देती है। तो एक्शन में इस तरह, तो वो एक जिस तरह का माहौल होता है उस तरह की फिल्में बनना शुरू होती है। फिर लोगों को लगता है वो एक सही ट्रेंड की फिल्में हो रही है। एक्चुअली एक सा ट्रेंड वो आप उसको नहीं कह सकते, आप वो दौर कह सकते हैं कि उस वक्त ऐसा दौर चल रहा है। जब आज़ादी हुई थी तो उसके बाद बहुत देशभक्ति की फिल्में आती थी कि लोग देशभक्ति से बहुत जुड़े हुए थे। फिर जब कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्राइक मूवमेंट्स, माफियाज शुरू हुए तो 70s में कहीं माफियाज की बहुत फिल्में आने लगी। फिर कहीं इमोशंस, रोमांस का दौर आया तो रोमांस की बहुत फिल्में आने लगी। तो इस तरह से होता रहता है, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇਜ਼ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? देखो ये तो ऐसा है कि ये भी एक सोसाइटी का एक पहलू है।
अब इस तरह से लोग लिबरेट बहुत ज़्यादा हो गए। हिंदुस्तान में आप जाओ आज तो वहाँ के डिस्कोथिक में जाओगे तो आप अमेरिका के डिस्कोथिक मात खा जाएंगे, वो अमेरिका के लॉन्ज मात खा जाएंगे। बिल्कुल। इस तरह से बल्कि मैं जब यहाँ आया हूँ, न्यू जर्सी आया हूँ, कुछ दिनों पहले एलए में था, मैं बल्कि यहाँ देखता हूँ मुझे यहाँ लोग ज़्यादा कल्चर्ड, ज़्यादा फैमिली वैल्यूज़ के साथ दिख रहे हैं। माँ बाप ज़्यादा बच्चों को संभाले हुए दिखे। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे हाथ से भी निकले होंगे, लेकिन ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ वो अपने वो क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें खो ना जाए इसलिए संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया में तो ऐसा खोने का कुछ है ही नहीं, उनको लगता ही नहीं है। तो वहाँ बल्कि थोड़े से स्टेप फॉरवर्ड ज़्यादा हो गए हैं लोग। उनको लगता है हम वेस्ट की तरफ बढ़ें तो हम शायद ज़्यादा मॉडर्न लगेंगे। तो ये एक वक्त का चलन है, इसको आप अच्छा बोलें बुरा बोलें, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जैसी जिस आदमी की इच्छा है वैसा वो आदमी जिए रहे, अच्छा है। तो ये भी डिमांड के ऊपर निर्भर है ना? डिमांड क्या, लोग सोसाइटी में चेंज होते हैं ना। बोले भाई क्या लिखेगा आदमी, क्या दम है उसकी स्याही में, हालात ने जो चोटें दी शब्दों में उभर आई हैं। क्या बात है, बहुत खूब। बस वही बात है कि जो हालात बनते चले जाते हैं चीज़ें वैसी बनती चली जाती हैं। सेम आपका चैनल भी है, जब आपको जिस तरह के माहौल होते चले जाते हैं, आज कोई घटना घट जाती है हिंदुस्तान में तो आप उस घटना से ही प्रभावित होकर सारे चैनल उसी में ही काम करते हैं। बिल्कुल। अनिल जी, एक गल होर कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਲਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ आकर्षक ਜਾਂ कोई ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ है काम करने ਨੂੰ सुकून जिथे मिलता? बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा। बच्चन साहब का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जैसे धर्म जी का फ़ैन हूँ, बच्चन साहब का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सनी के साथ भगवान की कृपा से हमारी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म आई है। अगर हम 5 फिल्मों का जिक्र करते हैं 100 बरस की फिल्मों में तो गदर का जिक्र आ जाता है। आई एम ब्लेस्ड बाय दैट। ये बहुत बड़ी, सलमान आज का सबसे बड़ा स्टार है, अक्षय कुमार इज़ अ बिग स्टार। तो आई हैव वर्कड, इवन गोविंदा के साथ भी मैंने काम किया, मैंने सबके साथ काम किया, बॉबी देओल साहब के साथ भी काम किया। आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद एवरीबडी, ऑल आर गुड, अपनी अपनी जगह सब बहुत अच्छे हैं और सबके साथ काम करने में बड़ा आनंद आता है और बार बार इन लोगों के साथ मैं काम करना चाहूँगा। राइट। अनिल जी, कोई इस तरह का महसूस हो रहा है कि इस फिल्म इंडस्ट्री के अपने परिवार के किसी मैंबर को लैके आ रहे हो? नहीं, मेरे तो परिवार के सारे, मेरे फादर भी यहाँ हैं, मेरा भी बेटा भी गदर के अंदर, मेरा बेटा उत्कर्ष जो है वो सनी देओल का जो बच्चा था उसने रोल प्ले किया था। राइट। अभी वो वही, अभी उसी के लिए मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे। आजकल एलए में उसका एडमिशन हुआ है तो उसको सेटल करने ही मैं आया हूँ। ठीक है। हाँ। सो मतलब उस बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ, वो तो अब बचपन में उसने गदर में किया ही था। तो अभी देखिए, अभी तो उसको अंडर ग्रेजुएट करने दीजिए, अभी तो पढ़ रहा है। लेट्स सी आफ्टर 4 ईयर विल सी क्या करना है। ਧਰਮ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ कि कोई पंजाबी फिल्म भी बनाई जाए? देखिए, पंजाबी फिल्म तो मैं खुद बनाना भी चाहता हूँ और पंजाबी और इस कल्चर से मुझे बहुत लगाव भी है। आई हैव ऑलवेज लव दिस कल्चर। इनफैक्ट देखो, गदर, मैं तो मथुरा का रहने वाला हूँ, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि पंजाबी कोई मेरे से अलग है, क्योंकि मथुरा यूपी दिल्ली पंजाब सब आसपास एक ही हिस्सा है। मैं इनफैक्ट बहुत कुछ करना चाहता हूँ पंजाब और पंजाबी और सिखों के लिए, और क्योंकि मुझे इन लोगों से बहुत लगाव है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो हमारे पंजाबी, जो हमारे सिख होते हैं, उनकी इमेज ही बहुत हीरोइक है और लोग मानते हैं कि वो बहुत दिल वाले हैं और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है हमारी सोसाइटी के लिए। इनफैक्ट मेरी बल्कि एक छोटी सी शिकायत है इन लोगों से। वो आप बोलिए जी। वो ये है कि गदर जैसी फिल्म जो जिसमें सिख हीरो था वो मैंने बनाई, मतलब टचवुड में ऐसे हालात बने कि हमने बनाई। मैं कई बार सोचता हूँ कि इनके पास इतनी इतनी कहानियाँ, इनकी हिस्ट्री में ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी ऐसी कुर्बानी की कहानियाँ। एक बार जब मैं गोल्डन टेम्पल गया था, मैंने वहाँ जो तस्वीरें देखी और जो तस्वीरों में जो फील देखा और जो कहानियाँ सुनी हैं, जो कहानियाँ पढ़ी हैं, मुझे लगता है ये सब लोग बनाते क्यों नहीं हैं। इनके पास कितनी बलिदान और कुर्बानियों की कितनी बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं जो कि बैनर और टाइटैनिक और 10 कमांडमेंट से बड़ी फिल्में बन सकती हैं। ये पैसे लगा के, इनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, ये लगा के बनाते क्यों नहीं है। अगर गोरों के पास इतनी कहानियाँ होती, आज कामागाटा मारो, आज इनकी सरी की लड़ाई, आज ऐसी ऐसी इनके पास कहानियाँ हैं, अगर ये पैसे गोरों के पास ऐसी कहानियाँ होती तो अब तक ये 100 दफ़े ये फिल्में बन चुकी होती। ये लोग क्यों नहीं बने। इनका अपना इतिहास, इतना बड़ा इतिहास है, उस इतिहास को कोई पोर्ट्रे करता क्यों नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं, मेरे को ये नहीं समझ आता है।
बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ शिकवा बिल्कुल जायज़ है। मतलब मैं कहता हूँ इतना रिच कल्चर, इतना रिच और इतना बलिदान और इतना कुर्बानी, मुझे मुझे कई बार ऐसा लगता, मुझे लगता है कि यार अगर मेरे पास ऐसे हालात हों तो मैं तो ये सब बना डालूं। मतलब उसमें इतना ज्यादा भावना है, इतना ज्यादा इंस्पिरेशन है और इतना कुछ है। एक इमेज बनाई हुई है कि लोग कहते हैं कि भाई सिख कौम पैदा हुई थी लड़ने के लिए, मैं कहता हूँ नहीं, सिख कौम पैदा हुई थी शांति की स्थापना के लिए और लोगों की रक्षा के लिए। रक्षा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने इतिहास को ये कहते क्यों नहीं है, सिर्फ बातें करते रहते हैं। होता है मुझे मुझे आई एम सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी बिल्कुल हो तो। आपकी जायज़ है जी, जायज़ है, जायज़ है बात, ये जायज़ है। और एक गल होर मैनू तुसी ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? पंजाबी इंडस्ट्री की कोई बदकिस्मती नहीं है। पंजाबी इंडस्ट्री तो बहुत फलबूत हो रही है, बहुत हिट हो रही है। इंडिया में भी पंजाबी फिल्में बहुत चल रही हैं, कनाडा अमेरिका में भी बहुत चल रही हैं। बात ये कि चूँकि जिसका जितना उनका बजट इतना बड़ा नहीं है लेकिन उनका कंटेंट बड़ा होता है और वो खूब चल रही है। और मैं भी कभी अवसर लगा तो अपनी कंपनी में पंजाबी फिल्म ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इट हैज़ अ गुड मार्केट। नॉट कि कोई मैं कोई परमार्थ का काम कर रहा हूँ इस बात को कह के, बल्कि मैं जानता हूँ इट हैज़ अ बिग मार्केट एंड बिग मार्केट वैल्यू। राइट अनिल जी, इस वेले लेटेस्ट की देन जा रहे हो फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ मैं फिर सनी साहब को एज ए सिख प्ले पेश कर रहा हूँ। मेरी फिल्म बना रहा हूँ सिंह साहब द ग्रेट। अच्छा और वो एक कलेक्टर की कहानी है जो कि किस तरह से बहुत ह्यूमरस तरीके से, बहुत अपने उसका एक अपना अनोखा अंदाज है, बहुत ह्यूमरस अंदाज है उसका, बहुत सटायरिकल तरीके से कैसे वो कलेक्टर करप्शन से अपने अपने नए तरीके निकालता है लीड करने, उनको उनको टैकल करने के। अच्छा। तो ये फिल्म मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ, नवंबर से इसकी शूटिंग शुरू हो रही है। नेक्स्ट ईयर ईश्वर ने चाहा तो फिल्म रिलीज हो जाएगी। फिल्म का नाम है सिंह साहब दी ग्रेट। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਫਿल्मां ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। की मैसेज देना चाहोगे? मैं बस आप सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा, इन सब लोगों को। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इतनी देर बर्दाश्त किया और सुना मुझे। मेरे से कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा। आई एम सॉरी इफ एनीथिंग माई एनीथिंग हैज़ टच्ड और हर्ट एनीबडी। एंड सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग कि हिंदुस्तान के झंडे को आगे लेके चलते रहो, बिकॉज आप कहीं भी रहो, वर्ल्ड में कोई कहीं भी रहेगा, किसी भी देश में कितने भी बरसों से रहेगा, 10 साल से रहेगा या 100 साल से रहेगा, अल्टीमेटली आपको लोग कहेंगे इंडियन ही। तो बी इंडियन एंड टेक द फ्लैग ऑफ इंडिया एज फार एज यू कैन। क्या बात है, क्या बात है। और ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਵੇ ਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ? ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ? छोटा पर्दा बड़ा हो रहा है। देखो जो टीवी स्क्रीन है जो वो बड़ी हो रही है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ लोग देख रहे हैं। का तो ऑलवेज टीवी घर घर में जा रहा है। टीवी तो टीवी के दर्शक ऑलवेज ज़्यादा होंगे और बड़ी अच्छी बात है। दैट्स वाई टीवी बढ़ भी रहा है और बड़ा पर्दे का लेकिन बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, बड़े पर्दे का जो इम्पैक्ट है वो बड़े पर्दे का इम्पैक्ट है। टीवी पे जो भी है वो बड़े पर्दे पे आना ही चाहता है, बड़े पर्दे पे वो टीवी पे आना चाहता है। दोनों भाई बहन है, इसलिए कोई नहीं, दोनों को संग चलना है, हम दोनों को अलग नहीं करना है, हम दोनों को संग ही चलाना है। कोई अलग करने के काम सब करते हैं, हम जरा थोड़ा जोड़ने का काम करें। क्या बात है, क्या बात है। अनिल जी अल्टीमेटली अपने तो अपने होते हैं। क्या बात है अनिल जी, मेरे कोल अल्फाज नहीं कि मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਟ ਸਕੇਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ करता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। हो गया जी, साउंड ऑन बराबर रिकॉर्ड हुई ना पूरा। मुस्तफ़ा
ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਦ ਸੰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਮਾਇਨਾਸ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਤਾਂ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਦਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ, ਤਹਿਲਕਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं आज अनिल शर्मा जी ਨੂੰ स्टूडियो च आने ਤੇ वेलकम कहना। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आया हूँ जी यहाँ न्यूयॉर्क विच और आप सब लोगों से न्यू जर्सी में आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी इनके माध्यम से। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू अनिल जी। मैं ये ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले की जब मेहर होती है, वाहिगुरु का जब आशीर्वाद होता है तो आगाज हो ही जाता है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और मेरे ग्रैंडफादर पंडित डालचंद जोशी जी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। मैं छोटा था 5-6 साल का, तो बहुत सारे फिल्म वाले उनके पास आया करते थे और बहुत सारी भीड़ लग जाया करती थी जब वो फिल्म वाले आया करते थे। तो मैं हमेशा सोचता था कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनके इर्द गिर्द इतनी रश, इतनी भीड़ हो जाती है। तो बस वहाँ से किसी ने बताया कि ये फिल्म वाले लोग होते हैं। उनका फिल्म होती क्या है जी। और फिर बस वो फिल्म का पता लगा, एक जादू का पिटारा होता है, एक अंधेरा होता है जिसमें कुछ जादू जैसी चलचित्र और फिल्में चलती रहती हैं। वो अवसर मिला देखने का और इत्तेफाक की बात है जीवन में कि मैं मेरठ एक बार मथुरा से गए थे किसी शादी में और वहाँ मैं मचल गया। 5-6 साल का था कि मुझे एक बगल में सिनेमा हॉल था जहाँ शादी का जन्माशा हुआ करता था। तो मैं उसमें गया अपने ग्रैंडफादर के साथ। तो वहाँ एक औरत भागती हुई जा रही है, एक आदमी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और एक गाना चल रहा है और मुझे बहुत डर भी हुआ, घबराहट भी हुई और अच्छा भी बहुत लगा, बहुत एंग्रोस्ड हो गया मैं। और वो कोई फिल्म थी गंगा की लहरें और वो धर्म जी की फिल्म थी। तब मैं जानता नहीं था वो धर्म जी की फिल्म थी। और देखिए ज़िंदगी में जिस इंसान के करीब मैंने इतनी फिल्में बनाई, कुदरत ने पहली फिल्म भी अगर मुझे किसी की दिखाई तो उन्हीं की थी। क्या बात है। ये देखो कितनी अजीब सा इत्तेफाक है। तो बस वहाँ से मेरा सिनेमा का प्रेम बढ़ता चला गया। देन माय फैमिली शिफ्टेड टू मुंबई, माय फादर केम टू मुंबई एंड मुंबई आया, दादर स्टेशन पे उतरा तो इतने सारे होर्डिंग देखे दादर से लेके जब मैं खार अपने घर तक पहुंचा तो मुझे लगा फिल्मी दुनिया में मैं आ गया और शायद यही मेरी जगह है, यही दुनिया मुझे पुकार रही है। आई वाज जस्ट 15-16 एट द टाइम जब मैं वहाँ आया। इतने सारे सिनेमा हॉल थे मुंबई में, 100 सिनेमा हॉल, मथुरा में तो 3-4 सिनेमा हॉल थे। अब मुझे हर सिनेमा हॉल में एक फ़िल्म देखनी थी। वो पुरानी फिल्में मॉर्निंग शोज़ में देखता गया। एक ऐसा दौर आया जब महीने में मैं 15-15, 20-20 फिल्में देखता था। टेलीविज़न तो होता नहीं था। तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय फिल्म्स। बस वहाँ से ही लिखना शुरू हुआ, चीज़ें शुरू हुई। एंड देन माय फादर B.R. चोपड़ा साहब को जानते थे कि उनका भी एस्ट्रोलॉजी का काम रहा, काफ़ी फिल्म वाले आते रहे हमेशा। तो चोपड़ा साहब को पापा जानते थे तो मैं उनका साथ असिस्टेंट बनना चाहता था। तो बस एक दफ़े उनको पापा ने बोला कि मैंने बोला मैं उनको कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो चोपड़ा साहब ने कहा भाई शर्मा जी का बेटा है, चलो 15 मिनट दे देते हैं। उस वक्त मैं पढ़ रहा था BSc में। तो मैंने उनको कहानी सुनाई। 3-4 घंटे तक उन्होंने मेरी कहानी सुनी, बहुत हंसे बहुत। तो मैंने कहा सर कहानी वहानी तो बहाना है, मुझे तो आपका असिस्टेंट बनना है ना। व्हेन आई वाज स्टडी